Everyone, welcome to Core Concepts. In the last video, we have already discussed the first part of cell organelles. In this video, we will continue the part 2 of cell organelles. So, our first topic is mitochondria. First of all, this word is composed of two different words, which is mito, meaning thread, plus chondria, which generally means granules. So mitochondria is a cell organelle which contains thread-like structure and some granules in it. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है. और बेसिकली दीज आर इलोंगेटेड ऑर्गेनल्स, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी इलोंगेट होता है और इसके स्ट्रक्चर में भी आपको दो मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है. इससे पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो भी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है. सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन. तो दो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आउटर मेम्ब्रेन एंड द अनदर वन इज इनर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है, साथ ही परमिएबल होती है, यानी इसमें से ईजिली हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस को पास आउट करा सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स या आयंस को ही एंटर या एग्जिट होने देती है. और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये एक सीरीज़ ऑफ फोल्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. इन्हीं फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं. इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कुछ सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं कि एक शू लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा. शू लाइक कैसे? जिस तरीके से शू का बॉटम एरिया होता है इरेगुलर, सिमिलरली आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब आप माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे. इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड देखने को मिलेगा जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इस लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये जो आप फोल्ड्स देख पा रहे हैं इस मेम्ब्रेन को हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं. प्लस ये जो आप इसमें फोल्ड्स देख रहे हैं इन्हीं फोल्ड्स को हमने क्रिस्टी कहा है. अब इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो आप स्पेस देख पा रहे हैं इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये क्रिस्टी वाला पार्ट होता है ये वो जगह होती है जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है. तो जिस जगह पे ये एटीपी फॉर्म होता है उसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्ट, mitochondria are the sites of cellular respiration where energy in the form of ATP is formed. मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन के वक्त होता है, जिसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये एटीपी को जनरेट करने का काम ये करता है. एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है. इसीलिए क्योंकि ये एटीपी को फॉर्म करता है, एटीपी जनरेट करता है, इसीलिए इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. ये एटीपी सेल के अंदर
जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फंक्शंस होते हैं जो सेल को परफॉर्म करने होते हैं, उनमें हेल्प करता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेकेंड, since mitochondria have their own ribosomes and DNA, they can synthesize their own proteins and they are self duplicating units। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी ये खुद अपना राइबोसोम और डीएनए जनरेट करता है, इसीलिए ये खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। और इस जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स होते हैं, यानी ये अपने में से ही और डुप्लीकेट यूनिट्स को फॉर्म कर सकते हैं, इनके पास ये पावर होती है। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का प्रोटीन है, राइबोसोम है और डीएनए है, तो यानी इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते होंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो कि सेल में मौजूद होते हैं, सेल में मौजूद सभी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। This is all about the mitochondria cell organelle. Now we will move to the next one, which is lysosomes. Lysosomes भी एक सेल ऑर्गेनल होता है जो सेल के अंदर काफ़ी फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको स्फेरिकल लाइक ही मिलेगा, एक सैक लाइक मिलता है, और इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं, तो इन्हें हम सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डबल लेयर देखने को मिल रही थी, इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी थी और इनर मेम्ब्रेन भी थी, बट लाइसोसोम्स में आपको सिंगल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलेगी। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स की तरह ये भी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। एक्चुअली गोल्गी अपरेटस गिव्स राइज टू लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बेसिकली गोल्गी अपरेटस से ही राइज होते हैं, मतलब ये खुद जनरेट नहीं होते, ये गोल्गी अपरेटस में से बनते हैं। RER helps in synthesis of membranes and hydrolytic enzymes of lysosomes। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हेल्प करते हैं इनकी मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने में, और लाइसोसोम के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको सिंथेसाइज करने में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। फर्स्ट, these are involved in intracellular digestion। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेल में मौजूद वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। सपोज़ अगर सेल में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है, तो वो लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो इनको किल करने का काम करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है लाइसोसोम्स को। नाउ ड्यूरिंग स्टार्वेशन और एजिंग के टाइम पे, मतलब जब सेल को भूख लगती है या उसकी एज पूरी हो जाती है, तो सेल क्या करता है, वो अपने ही ऑर्गेनल्स को, जो भी ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो उन सबको ही डाइजेस्ट करने लगता है। और ये डाइजेस्ट जो करता है सेल, वो किसकी हेल्प से करता है, जो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं, उनकी हेल्प से ये ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये लाइसोसोम के एंजाइम्स सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स और डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू रिमूव द सेल डेब्रिस, डेड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर स्कैवेंजर्स।
क्योंकि ये सेल में वायरसेस और बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं और साथ ही सेल के ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स का एक नाम सेलुलर स्कैवेंजर्स भी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।